मोहन बेटा जरा घड़ा भर लाना, सुबह की रोटी से पहले पानी रख ले। जी बाबा, मैं अभी लाया और लौटते समय में बछिया के लिए घास भी ले आऊँगा। मोहन उम्र में छोटा था पर बातों में ठहराव था। वो कम बोलता, ज्यादा समझता और अपने पिता के चेहरे से मन की हालत पढ़ लेता था। आज खेत भी देखना है, पिछली बार की मिट्टी थोड़ी नरम लग रही थी। हाँ बाबा, रात को ओस अच्छी पड़ी थी। अगर 2 दिन और मौसम ठीक रहा तो बुवाई का समय आ जाएगा। सही कह रहा है तू। बस क्या हुआ बाबा, आप बात करते करते रुक गए? कुछ नहीं, पहले पानी ले आ, फिर साथ बैठकर सोचेंगे। मोहन घड़ा लेकर बाहर निकला। कच्ची पगडंडी पर चलते हुए भी उसके मन में वही अधूरी बात अटक गई थी जो उसके पिता ने कहकर रोक ली थी। गांव का कुआं सिर्फ पानी का नहीं, खबरों का भी ठिकाना था। वहाँ लोग अपने दुख सुख कहते थे और मोहन अक्सर बिना बीच में बोले बहुत कुछ सीख लेता था। अरे मोहन, इतनी सुबह आ गया, आज तेरे बाबा खेत पर जल्दी जाएंगे क्या? शायद जाए काकी, मैं पानी लेकर लौटूं फिर पूछूंगा। इस साल सबकी नजर बारिश पर है, पिछले मौसम में तो कमर ही तोड़ दी। हाँ काकी, हमारे खेत में भी पिछली फसल बहुत कम हुई थी। बीज महंगे हो गए हैं, जिसके घर थोड़ा भी बचा था उसने संभाल कर रख लिया। अगर किसी के पास बीज ना हो तो वो क्या करता है? या तो उधार लेता है, या मजदूरी करके जोड़ता है, या फिर मौसम निकल जाने देता है। और एक बार मौसम निकल जाए तो साल भी निकल जाता है। मोहन ने घड़ा भरा पर उसके मन में अब एक नया सवाल उतर आया था। उसे लगा शायद उसके पिता की चिंता भी बीजों को लेकर ही है। पानी रख दिया है, आप सुबह से उदास हैं, मुझसे छुपाइए मत। बेटा, छिपाने से क्या होगा, बात सच है और सच यही है कि हमारे पास खेत बोने के लिए बीज नहीं बचे। जो था पिछले महीने अनाज के बदले देना पड़ा, घर चलाना था। और उधार नहीं ले सकते चौधरी से या बनिए से? चौधरी पिछले साल का हिसाब पहले मांगेगा, बनिया बिना गिरवी कुछ नहीं देगा। रामू की आवाज में थकान थी पर उससे बड़ी बात थी बेप्सी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। रास्ते मेहनत वालों को मिलते हैं बेटा, पर कभी कभी समय बहुत कठोर हो जाता है। समय कठोर हो तो दिमाग को और शांत रखना चाहिए, आपने ही सिखाया है। अगर बात अच्छी हो तो उसे वापस भी सुनना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। चल बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? पहले आप पूरा हिसाब बताइए, कितनी जमीन है, कितना बीज चाहिए और कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? आधा बीघा ऊपरी, 1 बीघा नीचे वाला। कम से कम 2 बोरी बीज चाहिए। पैसे इतने की मेरे पास गिनने को भी कम है। दोनों ने तय किया कि घर में बैठकर चिंता करने से बेहतर है खेत देखकर बात की जाए। रास्ते में धूप तेज थी पर बातचीत उससे भी ज्यादा साफ होती जा रही थी। दोनों चलते चलते खेत तक पहुँचे। नीचे वाले खेत की मिट्टी सचमुच थोड़ी नम थी, जैसे वो भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। खेत खाली था पर बिल्कुल भी जान नहीं। इसमें मेहनत की याद थी और आने वाली फसल की जगह भी। कभी कभी उम्मीद सबसे पहले सुनी जमीन में ही दिखाई देती है। ये नीचे वाला टुकड़ा बच गया तो घर बच जाएगा। तो हमें यही बचाना है, पहले यही बोलेंगे। अब बात आगे बढ़ चुकी, हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहले मामा के गांव जाकर उधार मांगना, गांव में काम करके थोड़ा जोड़ना, जिसके पास बीज है उसे हिस्सा बांटने की बात करना। तूने ये सब कब सोच लिया? जब आप चुप बैठे थे तब, और जब मैं कुएं पर सबकी बातें सुन रहा था। तू सच में हर बात ध्यान से सुनता है। रामू के चेहरे पर पहली बार हल्की राहत आई। चिंता भी कई थी पर उसके बीच एक रास्ता साफ दिखने लगा था। ठीक है, आज दोपहर के बाद में मामा के गांव जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। रास्ता लंबा है, तू थक जाएगा और अगर वहाँ से भी कुछ न मिला। अगर बात घर की हो तो थकान बाद में देखेंगे,
तब लौटकर मैं चौधरी से बात करूँगा। तू उससे क्या कहेगा? वही जो सच है कि खाली खेत से किसी का भला नहीं और बोया हुआ खेत सबका काम आता है। हवा थोड़ी तेज चली। मेड़ के पास बड़ी सूखी घास हिला और मोहन की नजर मिट्टी में आधे दबे किसी छोटे कपड़े के थैले पर पड़ी। बाबा जरा रुकिए, ये क्या है? कहाँ? उस मेड़ के पास। हाँ, मिट्टी में कुछ दबा है, थैले जैसा लग रहा है। मैं निकलूं? धीरे से निकाल, फटा हुआ भी हो सकता है। मोहन घुटनों के बल बैठा। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और थैला बाहर निकाला। थैला पुराना था पर बंधा हुआ था। दोनों कुछ पल चुप रहे। इसमें कुछ भरा हुआ है। मोहन ने गांठ ढीली की। थैली से कुछ सिक्के, एक छोटी मोहर लगी पर्ची और गेहूं के थोड़े से दाने निकले। दाने सूखे थे पर साफ थे। इसमें तो सिक्के हैं और ये पर्ची भी। मुझे दिखा। अरे इस पर तो साहूकार हरिराम की मोहर है। पर्ची में लिखा है बीज का हिसाब अगली अमावस तक। बस इतना साफ दिख रहा है, बाकी मिट्टी से धुंधला गया है। बाबा, अगर ये उसका थैला है तो हमें लौटा देना चाहिए। हाँ, लौटाना तो चाहिए, पर साथ ही उससे बीज भी मांगना होगा। खाली रहा तो ये बरस भी हाथ से निकल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं, सच लेकर जाएंगे तो बात मजबूत रहेगी। दोनों ने थैला समेटा और मेड़ से उतरकर कच्चे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। डूबती रोशनी में उनकी परछाइयाँ लंबी हो गई। रास्ता लंबा नहीं था, पर चिंता ने उसे भारी बना दिया था। मोड़ पर पहुँचते ही बाजार की पहली दुकान देखी। तेल की गंध और लोगों की आवाजों के बीच साहूकार की ऊंची हवेली जैसी दुकान सबसे अलग दिखाई देती थी। दुकान पर पहुँचते ही मोहन ने सर झुकाया। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हरिराम ने ऊपर देखा, फिर उनकी हालत पर एक लंबी ठंडी नजर डाली। हाँ भाई, किस काम से आए हो? हिसाब चुका नहीं आए नया बोझ लेने। सेठ जी, पहले ये देख लीजिए, ये थैला हमें खेत की मेड़ के पास मिला। इस पर आपकी मोहर है। हमने सोचा सीधे आपको लौटा दे। हरिराम ने थैला खोला, सिक्के गिने, पर्ची देखी, फिर मुनीम की ओर पलट कर सिर हिलाया। मुनीम ने भी पहचान की पुष्टि कर दी। सेठ जी, यही है। पिछली हाट वाले दिन यही थैला गायब हुआ था। जो हमारा नहीं है वो घर ले जाना पाप है। पाप पुण्य की बातें गरीब लोग खूब जानते हैं। हिसाब की बात आए तो सब भूल जाते हैं। सेठ जी, मेरे पिता के लिए बीज उधार चाहिए। खेत खली पड़ा है, इस बरस बुवाई ना हुई तो घर की सांस अटक जाएगी। मैं मेहनत करूंगा सेठ जी, फसल उगी तो सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। सेठ जी, पिछली बार भी इन्होंने मोहलत मांगी थी। मोहलत मांगी थी? झूठ नहीं बोला था, सूखा पड़ गया था। ठीक है, बीज मिल सकता है, लेकिन उधार वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। जो उचित लगे वो कहिए, हम सुन रहे हैं। पहली शर्त, फसल काटते ही सबसे पहले मेरा हिसाब चुकाया जाएगा, घर का खर्च बाद में। ये मंजूर है। दूसरी शर्त, अगर अमावस तक बुवाई शुरू नहीं हुई तो उधार उसी दिन से दुगना माना जाएगा। दुगुना? सेठ जी, ये बहुत भारी है। बाबा, पहले पूरी बात तो सुन लेते हैं। तीसरी शर्त, इस बार खेत में क्या बोया जाएगा ये तुम नहीं, मैं तय करूंगा। पर सेठ जी, खेत की मिट्टी हम जानते हैं। मिट्टी तुम जानते हो, बाजार में जानता हूँ, और उधार मेरा होगा। मेरी चौथी शर्त, जब तक मेरा उधार पूरा ना चुका जाए खेत की मेड़ पर मेरा निशान लगेगा। गाँव जाने की वो जमीन मेरे कर्ज के नीचे है। सेठ जी, ये तो इज्जत पर चोट है। इज्जत खाली पेट नहीं चलती, हिसाब चलता है। सेठ जी, अगर हम समय से पहले उधार चुका दें तो आपका निशान उसी दिन हट जाएगा और बीज पूरा अच्छा और साफ मिलेगा। खराब बीज देकर बाद में दोष हम पर नहीं आएगा। मुनीम के सामने तोल कर दूंगा, इस पर सवाल मत उठाओ। मोहन ने पिता की ओर देखा। रामू की झुकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही बेटे पर भरोसा भी था। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। मैं अपने पिता की ओर से बीज उधार मांगता हूँ और आपकी शर्तें सुनकर भी भाग नहीं रहा।
पर एक बात साफ लिखिए, हमने आपका थैला लौटाया और हमने उधार मांगा, भीख नहीं। अगर समय पर कर्ज न चुका तो अगले मौसम तक खेत की आधी उपज नहीं, आधी जमीन मेरे नाम गिरवी मानी जाएगी। क्या आधी जमीन? ये तो आपने अभी कहा ही नहीं था। बाबा आप पीछे हटिए, बिना समझे कोई निशान नहीं लगेगा। सेठ जी ये सौदा नहीं चाल है, आधी जमीन की बात छुपाकर अंगूठा लगाना सीधी ठगी है। शब्द संभाल कर बोल लड़के, जो भी लिखा है वही कानून माना जाता है। सेठ जी हम गरीब हैं पर अंधे नहीं, ऐसी शर्त पर मैं कुछ नहीं करूँगा। आपने कहा था आधी उपज, अब जमीन जोड़ दी, ये बात गांव में खुली तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अकल आ गई है तुम्हें। अच्छा बीज चाहिए तो मटका ले जाओ, पर कल सूरज ढलने से पहले फैसला करके आना। अगर तब तक कर्ज का कागज मेरे हिसाब से नहीं बना तो बीज की कीमत दोगुनी होगी। दोगुनी? ये तो खुली धमकी है। धमकी नहीं, हिसाब। और सुन, अगर खेत खाली रहा तो अगले हफ्ते खुद के देखूंगा कि तुम्हारी मजबूरी कितनी गहरी है। मोहन ने बीजों का मटका उठाया। रामू ने एक बार वही फिर हरिराम के चेहरे की तरफ देखा। दोनों बिना कुछ और कहे अंधेरी गली की ओर मुड़ गए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बाबा मटका रख दिए, बीज तो आ गए, पर बात अभी खत्म नहीं हुई। चलो अभी इसी शाम अंधेरा पूरा गिरने से पहले मेड नमी पुरानी क्यारी सब देख लेते हैं। तू सही कह रहा है, बैठकर डरने से अच्छा है चलकर सोचे। आंसू पोंछकर रामू उठ खड़े हुए। मटका आंगन में रहा पर फैसला घर की चौखट से बाहर खेत की मिट्टी पर होना था। याद है पिछले साल यही तक पानी भर था, तब लगा था इस बार फसल अच्छी जाएगी। और फिर बीच मौसम में पानी थम गया, ऊपर से बीज भी कमजोर निकले। हमें वही गलती नहीं दोहरानी। गलती मेरी भी थी, सस्ता समझकर जो बचा खुचा बीज लिया उसका नुकसान अब तक भुगत रहे हैं। तभी मोहन की नजर मेड़ के पास गड़ी। कुछ ताजा जूते की छाप पर गई। ये निशान उनके नहीं थे। देखिए मेड़ के पास ही लकड़ी गड़ी है, इस पर लाल कपड़ा बंधा है। अगली सुबह पिछली रात की बेचैनी सीधे चौपाल तक आ पहुँची। नीम के नीचे पंचायत बैठी और गांव की आंखें एक साथ मोहन पर टिक गई। उसके हाथ में वही लाल कपड़े वाली लकड़ी थी जो रात उनके खेत की मेड़ पर गड़ी मिली थी। सब लोग शांत बैठो, बात खेत और उधार की है, इसलिए एक एक शब्द साफ सुना जाएगा। पहले रामू या उसका बेटा अपनी बात कहे। मैं शुरू से बताता हूँ, इस बरस बुवाई के लिए हमें बीज की सख्त जरूरत थी। घर में अनाज कम था, बीज नहीं थे, तब बाबा सेठ धनराज के पास गए। जरूरत थी तो मैंने मदद की। गांव में कौन नहीं जानता कि मैं उधार देता हूँ। मदद को भी इल्जाम बना दोगे। मदद तब मदद होती है जब बात साफ हो। बाबा लौटे तो बोले कि सेठ ने 2 मटकों में बीज दिया है और फसल पर बीज लौटाना होगा। ये बात हमें मंजूर थी। झगड़ा तब हुआ जब मुनीम ने बाद में कहा कि अगर समय पर हिसाब ना हुआ तो खेत का हिस्सा भी सेठ के हक में माना जाएगा। ये बात पहले कभी साफ नहीं कही गई थी। और लाल कपड़े वाली लकड़ी कहाँ से मिली, साफ साफ बताओ। कल शाम हम अपने खेत गए थे। मेड़ के पास ताजा जूते के निशान थे और वही लकड़ी गड़ी मिली। ये हमारे घर की नहीं, हमारे खेत की नहीं। मैं पहचान गया था ऐसी लाल कपड़े वाले निशान सेठ की मुनीम पहले भी बंजर जमीन नापते समय लगाते देखे गए हैं। मान लो किसी ने शरारत कर दी हो, हर चीज मेरे सिर क्यों रखी जा रही है? इसलिए कि धमकी भी आपकी तरफ से आई और निशान भी उसी तरह का मिला। अगर खेत की बात कभी हुई ही नहीं तो आपके आदमी को मेड़ तक जाने की जरूरत क्या थी? सेठ धनराज तुम साफ जवाब दो, क्या उधार देते समय जमीन की शर्त लिखी गई थी? लिखी तो नहीं गई पर समझ तो वही थी। अगर उधार बीज का था तो वसूली बीज की होगी, अगर दाम का था तो दाम की होगी, लेकिन खेत की नहीं होगी, क्योंकि खेत की बात ना लिखी गई ना गवाही में कही गई। बात में दम है। उधार का हिसाब अलग, जमीन का हक अलग, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता।
सेठ, क्या तुम्हें बीज की मात्रा पर कोई आपत्ति है? नहीं, 2 मटके दिए थे, ये बात सही है। क्या ब्याज पहले से साफ बोला गया था? नहीं, बस इतना कहा गया था कि फसल पर हिसाब हो जाएगा। पंचायत ने सब सुन लिया, फैसला साफ है। रामू पर केवल 2 मटके बीज का उधार माना जाएगा। उसका उचित दाम या बराबर बीज दोनों पक्ष की सहमति से लौटाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि ब्याज पहले से साफ तय नहीं था, इसलिए मनमाना ब्याज नहीं लगेगा। गांव के पुराने चालान के मुताबिक हल्का और न्यायसंगत हिसाब बनेगा, वो भी सबके सामने। तीसरा, जमीन पर कोई दबाव मान्य नहीं होगा, बिना लिखित, बिना गवाह, और ऊपर से छिपे दबाव के साथ कही गई बात पंचायत नहीं मानेगी। नींद की छाव में फैसला खत्म हुआ, पर असर वही नहीं रुका। रामू के कंधे हल्के थे और मोहन की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। चौपाल से उठते लोगों को लगा, आज बुद्धि ने ताकत से बड़ी बात साबित कर दी।